आज के शो में। सनअत और तिजारत बुरी तरह मुतासिर, बका के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर। अब नहीं तो कब मसला कारोबार की बका का। भारी शरह सूद ने सनअत और कारोबार की कमर तोड़ दी। हुकूमती पैकेज नाकाफी, मौसर इक़दामात का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। जो इंडस्ट्रीज़ के इस वक्त हालात हैं वो चाहे छोटा तबका, दरमियानी तबका हो या बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, उसके साथ कारोबार की जो सूरत हाल है एक तो वो इम्पैक्ट जो कि लॉकडाउन का है, जो कोरोना वायरस की वजह से आउटब्रेक ग्लोबली आया है, जो सप्लाई चेन्स ब्लॉक हो गई हैं, एक्सपोर्ट शिपमेंट्स रुक गई हैं, इंडस्ट्री ओवरऑल बुरी तरह मुतासिर हुई है। दूसरा वो इकदाम जो कि हमारी फिस्कल और मॉनेटरी साइड पर जो हमारी सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज रही, जो हमारी हुकूमत की पॉलिसीज रही, डिस्पाइट दैट कि क्या वजह है कि एक रिलीफ पैकेज हुकूमत की तरफ से अनाउंस हुआ लेकिन उसको इस तरह से वेलकम भी नहीं हुआ। यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि इफेक्टिव जो कहा जाए कि मौसर इकदाम हों जिससे सनअत और तिजारत को वाकई में तक़वियत मिले, वो हमें अभी तक शायद आते हुए नजर नहीं आए। कुछ रिफंड्स, क्लेम्स और दीगर मामला तो हैं, लेकिन ओवरऑल बिलखुसूस भारी शरह सूद को लेकर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात और यकीनी तौर पर सनअत और तिजारत की बका के लिए एक अहम जरूरत जिसको करार दिया जा रहा है। बिजली के बिल हों इस माह, यानी जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स या कि कैश फ्लो जो ब्लॉक हो चुका है इस वक्त सनअत और तिजारत का, ओवरऑल छोटा कारोबार हो, बड़ा कारोबार हो, तो आखिर इसको निकालने के लिए, इस लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट से निकालने के लिए कि वो अपनी तनख्वाहें, अपनी बिजली के बिल, अपने गैस के बिल अदा कर सकें। अगर वो कर्जा लेते हैं तो अपनी जो इस वक्त कर्जों की अदायगी है, प्रिंसिपल वो तो डिफर हुआ है लेकिन मार्कअप डिफर नहीं हुआ है। स्प्रेड लगकर अभी भी 15% पड़ता है छोटे कारोबार के लिए, 11% अभी भी बहुत ज्यादा रेट है शरह सूद का। ये सारे अहम सवाल प्रोग्राम में सदर जो FPCCI के जो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है पाकिस्तान का, अंजुम निसार साहब प्रोग्राम में हमारे मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ माशी तज़ निगार कुछ देर में अशफाक तोला साहब भी साथ मौजूद होंगे जो अपना माशी नुक्ता नजर से इन मामला को देखेंगे। अंजुम निसार साहब, आपसे गुजारिश है, सवाल पहला ये कि ये जो हम कहते हैं लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स, क्या हालत इस वक्त है आपकी जो इंडस्ट्री ओवरऑल आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, कितना कंस्ट्रेंट्स है, कितना बड़ा क्रंच है लिक्विडिटी का इस वक्त पूरे मुल्क में? अंजुम निसार साहब तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अंजुम निसार साहब तक हमारी लाइन शायद ड्रॉप हुई है। अंजुम निसार साहब से हम इस गुफ्तगू जितनी देर में राब्ता बहाल होता है, आपके सामने कुछ प्रोजेक्शंस हम रखते हैं, यानी जो GDP ग्रोथ या फिर पाकिस्तान की जो प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि शायद इस साल वो ग्रोथ कुछ परसेंट यानी 1.25%, 1.5% तक हो। बहुत ही मॉडरेट प्रोजेक्शंस की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि शायद ये ग्रोथ रेट जो है वो 0.94% तक हो, और बहुत से लोग नेगेटिव ग्रोथ की बात भी कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वहां पर ऑलरेडी हम नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बात कर रहे हैं। यही हाल सर्विसेज, एग्रीकल्चर और अक्रॉस द बोर्ड हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में नजर आता है। अब इस पूरी सूरत हाल से निकलने के लिए हमें कौन से इकदाम उठाने होंगे, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम हैं क्या वो काफी हैं या नहीं, और यकीनी तौर पर जो सेंट्रल बैंक को पॉलिसीज परसू करनी चाहिए वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अंजुम निसार साहब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आपको बहुत बहुत खुशामदीद, सदर है FPCCI के प्रोग्राम में, आप तक आवाज आ रही है? अंजुम निसार साहब, शुक्रिया जी। अंजुम साहब, ये फरमाइएगा, ये जो लफ्ज है लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, हम ये जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन है, उसका तो असर है, लेकिन आप लोगों के लिए, सनअत और तिजारत के लिए इस माह मुलाजमीन की तनख्वाह निकालना या बिजली के बिल अदा करना या सूद की अदायगियां या जो इस कर्जे लिए हुए प्रिंसिपल तो डिफर हुआ है, कितना मुश्किल है? लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स किस हद तक बढ़ चुके हैं सनअत और तिजारत के? इस सूरत हाल से आगाह कीजिएगा जरा। शुक्रिया जी। एक्चुअली इशू ये है कि अब तक जो है चीज़ें लाइन अप नहीं हो सकी, डिस्पाइट के रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो लिंक पे राब्ता भी होता है, कुछ चैम्बर्स हैं और कुछ मेरा डायरेक्ट राब्ता होता है और बहस मुबाहिसा भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी तक उसके फैसले सामने नहीं आ सके। इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में ये हुआ कि हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो गई, तमाम एक्टिविटीज़ रुक गई। अब बिजली के बिल आए हैं, गैस के बिल आए हैं और वेजेस, ये तीन करंट इश्यूज थे जो कि
हम लोगों ने डील करने थे। और तीसरा है वो बैंकों के मामलात। वेजेस तो जो मार्च की थी वो जिस तरह भी हो मुश्किल से जिस तरह भी कर आके वो पूरी कर दी। अब रह गया था बिजली का बिल और गैस का बिल। हम कतन ये नहीं कह रहे थे कि हमें ये गैस के और बिजली के बिल माफ़ कर दें। एफपीसीसीआई का ये स्टांस है कि आप इसको डेफर कर दें 2-3 महीनों के लिए, क्योंकि अगले महीनों में तो बिजली के बिल आने भी नहीं हैं। ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली ये मार्च के महीने का है, जो कि अप्रैल में बिल आएगा। ये फरवरी का बिल है जिसको हम कह रहे हैं डेफर कर दें, और जो मार्च का बिल आएगा 20 दिनों का, तो इसको डेफर कर दें, क्योंकि ऑनवर्ड तो एक्टिविटी हो नहीं रही। तो ये 1.5-1 महीने का ये जो मसला था इसको डेफर कर देते, क्योंकि हमारे पास लिक्विड कैश है नहीं, और सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही लॉकडाउन हुआ है और हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो गई है। तो अब तक गवर्नमेंट ये एक छोटी सी फैसिलिटी देने को भी अब तक तैयार नहीं है। और बहुत सारे जो रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं वो भी इस वक्त जो है ना राब्ते में नहीं आ रहे, क्योंकि शायद उनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं है, या उनको पता है कि लोगों की डिमांड्स क्या हैं। मेरे ख्याल में बहुत अब एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी देर हम डिले करते रहेंगे उतना क्योस बढ़ेगा, और आइंदा महीनों के लिए ये जो वेजेस का मामला आ रहा है ये देने में भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त ही तैयारी कर रहे हैं ले ऑफ करने की या डाउन साइजिंग करने की। तो हालात मैं समझता हूँ कि अच्छी तरफ नहीं जा रहे, और हमें ये जो भी क्राइसिस है, जो भी सिचुएशन है, इसको बोल्डली और बड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने अपनी सनत को, अपनी तिजारत को, अपनी इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम आपकी कैश फ्लो कम नहीं होने देंगे, और अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए ज़िंदा रखेंगे इसको, ताकि पोस्ट कोरोना पीरियड जब आए तो उस वक्त हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्राइसिस में ना हो, बल्कि इमीडिएटली वो रन कर सके। अच्छा आजम साहब, ये बताइए कि आपने जिस तरह का फाइनेंसिंग कॉस्ट भी इस पे बताया, रोशनी डाले, 11% पे शरह सूद इन्होंने रखा हुआ है अभी भी। आलमी दुनिया में अगर आप देखें तो वहां 0%, नियर टू 0% हो चुका है। सेंट्रल बैंक कम नहीं कर रहा, 2.25%, वो भी पहले हफ्ते नहीं किया, फिर अगले हफ्ते किया। ये बात नहीं पहुंच पा रही, आप लोग इस पर उठा रहे हैं आवाज। कितना बड़ा इस वक्त एक बोझ बन गया है मार्कअप पेमेंट्स देना। इन्होंने प्रिंसिपल डिफर भी किया है, मार्कअप तो डिफर नहीं हुआ। कितना बड़ा बोझ है ये मैं समझता हूँ कि ये जब मार्कअप आपका 13.25% था, उस वक्त कुछ लेन देन हो रही थी, कुछ एक्टिविटी मौजूद थी, लेकिन उस वक्त भी ये गिरा गुजर रहा था, इसलिए क्योंकि दुनिया में इतना मार्कअप कहीं नहीं था जितना पाकिस्तान में था। और अब ये जो 11% जो इस वक्त जो आपका मार्कअप है, ये बेसिकली लॉकडाउन सिचुएशन में है, ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी है, और साथ इसके ये हो रहा है कि आपकी इन्वेंट्रीज बढ़ती जा रही हैं, आपकी सेल्स नहीं है। तो ये एक बांग्लादेश भी एक मॉडल लेके आया है, उसमें उन्होंने भी कहा कि हम अपनी जो वेजेस हैं वो 3 महीने की अप्रैल, मई और जून की जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली पे करेगी लेबर्स को, और 24 महीनों के बाद हम रिकवर करेंगे एंटरप्रेन्योर से या अपने एम्प्लॉयर से। और उसके अलावा उन्होंने मार्कअप में भी ये कहा कि मार्कअप आधा गवर्नमेंट बेयर करेगी और आधा जो है एंटरप्रेन्योर बेयर करेगा। एक तो वहाँ मार्कअप है कम, और फिर उसमें से भी अगर आधा गवर्नमेंट ने बेयर करना है और आधा एम्प्लॉयर ने बेयर करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। ये क्राइसिस की सिचुएशन है, और ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। मेरी लाइफ टाइम में ऐसी हालात कभी नहीं आया, और आपने भी कभी ऐसी हालात कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है गवर्नमेंट जो है ज़रा बोल्डली सामने आए, जिस तरह तमाम दुनिया में तमाम ममालिक में यही हुआ है कि वो सामने आए हैं, उन्होंने मार्कअप जो है ख़त्म किए हैं अपनी इकॉनमी को स्टिमुलेट करने के लिए। उसमें यूके ने $350 अरब अपना पाउंड स्टर्लिंग जो है इंडक्ट किया है, यूएसए ने $2.3 ट्रिलियन किया है, इंडक्ट किया है। इस तरह आप देख लें यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने भी अराउंड 850 मिलियन यूरो जो है इंडक्ट किया है। तो हमें भी ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त नॉर्मल हालात नहीं हैं, इस वक्त हम इन चीज़ों बारीकियों में पड़े रहेंगे तो मसला हल नहीं होगा। ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसमें एबनॉर्मल और बड़े बोल्ड फैसले गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, और जितना डिले करेंगे उतना क्योस बढ़ेगा, उतनी टेंशन बढ़ेगी, और आम बंदा और इवन सनतकार भी जो हैं, इसलिए सिस्टम को अपना सर्वाइव करने के लिए
उनके पास मतलब इस वक्त सारे ही परेशान हैं। आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वाइव यानी बका, तो अब इसका मतलब कि ये तो बका की जंग है इस वक्त सनअत और तजारत की। जी बका की बात ही जी, बका की बात है जी, इस तरह ही है जी। अभी ये ग्रोथ और बका वाली बात ये बका की बात है सर्वाइवल। लेकिन ये एक चीज सवाल ये कि ये सर्वाइवल की बात है। अगर इमरान खान साहब को या उनकी जो टीम है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पता है कि एक बार एक सनत बंद हो जाए तो उसको या सनत या कारोबार या तिजारत कोई भी शोबे से जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे मुल्क में ये बंद हो जाती है, तो ये कोई बिजली का बटन नहीं है कि बटन से ऑन कर दें तो बटन से ऑफ हो जाती है। ये जो बंद हुई है लॉकडाउन में और जो अब ये जो कर रहे हैं फैसले, और अगर ये नहीं करते फौरी इक़दाम बंद होती है तो ये वापस खुलने में कितना मुश्किल होता है, इसको कितना इर्रिपेरेबल लॉस है ये आपके नजदीक, इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए जी, ये डेफिनेटली एक नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इंडस्ट्री फौरन चलाई या फौरन बंद नहीं की जा सकती और उसको चलाने में भी फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा करने, सारी चीज़ें मैन पावर को इकट्ठा करने में और सारी चीज़ों को रिवाइव करने में फिर टाइम लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसमें सारी दुनिया ने जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया उन ममालिक में आप देखें डेथ नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है, कोरोना वायरस कितना फैला है और वहाँ आज कितनी खौफनाक सिचुएशन है। हम तो एक अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग नेशन में हमारा शुमार होता है। जो एडवांस मुल्क है और उनके पास दुनिया जहाँ की तमाम बेहतरीन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप वहाँ भी देख लें कैजुअल्टीज़ कितनी हो रही हैं। कल यूएसए में जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो 1900 से प्लस हुई हैं। इस तरह आप यूके में देख लें और स्पेन, इटली, फ्रांस, ये जो ममालिक है ये एडवांस ममालिक है, इनके पास तमाम तर बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि यहाँ कितनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं और वो मेरे ख्याल में हमें भी, बहरहाल सिचुएशन तो एक बड़ी नाजुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि अब एक तरफ लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत सारा जो डेली वेजेस हैं वो भी परेशान हैं। आज से गो के गवर्नमेंट ये कह रही है कि 12,000 रुपये जो हैं हम डायरेक्टली लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह करे ये पहुंचे और लोगों को कुछ रिलीफ मिले। बहरहाल ये कोरोना की सिचुएशन एक एबनॉर्मल सिचुएशन है और इसमें तमाम तर हम दोष जो है वो गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक उनके कहने की वजह से तो ये कोरोना पाकिस्तान में नहीं आया। अब एक सिचुएशन, एक पूरा पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में है, तो इसको फेस तो करना होगा, ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हम किस तरह एज ए नेशन फेस करते हैं ये ही इसमें कितनी अपनी एक्सपर्टीज और कितनी सीरियसनेस शो करते हैं और कितना इसको बोल्डली फेस करते हैं। मैं समझता हूँ इसका यही एक तरीकेकार है और तो कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। एक ब्रेक के बाद आइसोलेशन है, क्लीननेस है। जी मैं इस पे आके बात करेंगे जो माशी इसका इम्पैक्ट है सनअत और तिजारत पर, और यकीनी तो आपने भी फरमाया कि मौजूदा सूरत हाल बका की है, सर्वाइवल की है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप जब कह रहे हैं सर्वाइवल के लिए बड़ी जरूरी इकदाम, तो राब्तों का फुकदान है, इसका जिक्र भी आपने किया है कि इस वक्त मिनिस्टर्स वगैरह जो है इस वक्त फोन नहीं सुन रहे। इस ब्रेक के बाद आएंगे अहम सवालात मजीद, हमारे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं। इस वक्त सनअत और तिजारत की बका के लिए वो कौन से फौरी इकदाम हैं जो गवर्नमेंट को फौरी तौर पर फैसले लेने होंगे। जो फैसले साबका दिनों, जो हालिया दिनों रिलीफ पैकेज अनाउंस किया वो मौसर नहीं है। आप इस वक्त जान रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अंजुम निसार साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो सदर हैं इस वक्त FPCCI के, जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। वो कहते हैं ना बिजली के बिल की अदायगियां, ना तनख्वाह, और बिलखुसूस जो मार्कअप रेट है यानी शरह सूद 11% रखी गई है जब कारोबार स्टैंड स्टिल पर है, ऐसी वॉर फुटिंग बेसिस पे जो इकदाम होने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, तो कारोबार का सस्टेन और सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया। हमारे साथ अशफाक तोला साहब भी मौजूद हैं, माहिर मईशत है, माहिर टैक्स उमूर है। अशफाक तोला साहब, आपने जो प्रोजेक्ट की भी ग्रोथ रेट्स बहुत बेस्ट केस सिनेरियो में 1.26%, 0.94% मॉडरेट रेट और नेगेटिव ग्रोथ 0.38% है जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। फिर आपने ये भी कहा कि स्टेट बैंक शुड कट द डिस्काउंट रेट यानी शरह सूद को 6% पर कर दें लिक्विडिटी फराहम करने के लिए। ये किन इन्फ्लेशन को देखकर, सारे मामला को देखकर आप कह रहे हैं 6% कर देना चाहिए? स्टेट बैंक ऐसा क्यों नहीं कर रहा तोला साहब?
देखें, ये पहले भी 6% पे था, बल्कि 5.25% पे आ गया था, और पाकिस्तान की 20 साल की सतह से बिल्कुल कम था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब से ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये थ्योरी जो उन्होंने देखी है और ये जो अब इस पे अमल दरामद करवा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मईशत पे नहीं चल सकता। जिन मुल्कों में पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी हो और जहां पर इतना बड़ा हुजूम हो, वहां पर इस किस्म के इंटरेस्ट रेट और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थियरीज होती हैं वो कभी भी फायदेमंद नहीं होती हैं। तो हमने अपनी बहुत लाइकली सिचुएशंस पे 6 या 7 डिफरेंट सिनेरियोज वर्कआउट किए थे, और हमारा जो बैंड था दैट वाज फ्रॉम 1.26% प्लस से 1.76 माइनस पे था। अब उसके काफी वेरिएबल हैं, जैसे हमने एग्रीकल्चर में कहा है आपको कि एग्रीकल्चर पॉजिटिवली मेंटेन करेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी कुछ क्रॉप्स बहुत अच्छी हो गई थी और आपकी फर्टिलाइजर की ऑफटेक ये बता रही है कि एग्रीकल्चर मेरा ख्याल है परफॉर्म करेगा। और इसमें जो नेगेटिव आ रहे हैं वो सबसे बड़ा नेगेटिव कॉटन का आ रहा है, जो कॉटन के बेल्स आपकी कम प्रोड्यूस हुई है। दूसरा, आपकी जो वीट की सोइंग हुई है वो डिले हो रही है। और तीसरा, आपका जो ये अनसीजनल रेन हो गई है ये आपको थोड़ा सा बैकफुट पे लेके जा रहा है, और इसी वजह से आपकी ये जो ग्रोथ है बहुत नॉमिनल सी 0.19% रहेगी। दूसरी तरफ अगर आप इंडस्ट्री को देख लें, आप पूरे साल का अगर आप देखेंगे, अंजुम साहब भी बैठे हुए हैं, तो सारा एलएसएम ग्रोथ जो कि आपका एक बहुत बड़ा अंसर होता है आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वो मैन्युफैक्चरिंग आपकी नेगेटिव में ही जा रही है। तो ये इस बात की गमाजी करता है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ठीक नहीं जा रही है, ना जाएगी। जो लॉकडाउन के इम्पैक्ट आ रहे हैं, जो इस वक्त एनर्जी के ऑफटेक्स हैं, जो आपकी पेट्रोल की कंजम्पशन है, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के आपके जो फिगर्स आ रहे हैं, वो सब ये इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि ये आपकी जीडीपी ग्रोथ इस मरतबा बहुत ही नॉमिनल हो जाएगी। और यही चीज मेरा ख्याल है वर्ल्ड बैंक ने भी कही है, और यही चीज हफीज पाशा साहब ने भी कही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मॉडरेट केस में भी हमने यही चीजों को देखा है, और हमने जो मेन फैक्टर्स देखे थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को, आपके होलसेल एंड रिटेल ट्रेड को। ट्रेड स्टैंड स्टिल पे है और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई और मजीद इजाफा होगा। जैसे अंजुम साहब ने भी कहा, और हम दोपहर को भी किसी एक और चैनल पे भी बहस में इस बात पे ये जोर दे रहे थे सारे, कि ये वो वक्त है जहां पर आपको हुकूमत ने कुछ देना है। और बिल्कुल सही बात है, लॉकडाउन की सिचुएशन बढ़ सकती है एंड इट कैन गो, मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने, और आपकी इंडस्ट्री, आपकी जो कॉमर्स है वो इस बात की बिल्कुल मुतामिल नहीं है कि वो इस किस्म के लॉकडाउन को बर्दाश्त कर सकेगी। मगर मैं आपको ये भी तंबीह कर देता हूँ, अगर ये लॉकडाउन सही तरीके से नहीं किया गया तो उसके नताइज भी बड़े संजीदा निकल सकते हैं और गंभीर हो सकता है मामला। लिहाजा इस वक्त जो कुछ करना है बड़े की हैसियत से गवर्नमेंट ने करना है। बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे ताजिर बिरादरी भी बिल्कुल उनको सपोर्ट करेगी और प्रोफेशनल्स भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट देगा वो आपको इन्फ्लेशन की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिकॉज के आपके पास एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है, ना इस वक्त इतनी कोई सप्लाई मौजूद है, तो इन्फ्लेशन वैसे ही नीचे आना है मैं समझता हूँ। और नीचे अगर आने के बाद भी अगर आप दूसरी इकोनॉमीज को देखें, लाइक टर्की को देखें, तो वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे भी काम कर रहे हैं, 2% नेगेटिव पे भी, तो हम वी कैन ऑल्सो डू। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि वो कैसे अचीव करें, और सबसे बड़ा इंपेडिमेंट आपके पास आ रहा है आईएमएफ का एग्रीमेंट। आईएमएफ के एग्रीमेंट में आपने वो कंडीशनें मानी है जो माजी की किसी हुकूमत ने नहीं मानी थी। मुझे समझ नहीं पड़ी कि इन कंडीशनों को कैसे नेगोशिएट किया गया और इसके बाद इस पे कैसे इसको सराहा गया, मैं समझ रहा हूं। अब आपके पास एक ही हल है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं वो मेरा ख्याल है स्टेट बैंक से शुरू करनी पड़ेगी, आपको नोटों की प्रिंटिंग भी करनी पड़ेगी, और आपको यू हैव टू पंप इन, आपको ब्रीथ देना पड़ेगा। जैसे अंजुम साहब ने भी कहा कि आपको जो बिजली के बिल हैं या दूसरी यूटिलिटीज के बिल हैं वो आपको इनको एज ए लोन देने पड़ेंगे, और इसकी आप वसूली थोड़े अरसे बाद कर सकते हैं। दूसरा, ये मॉडल भी किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप ले ऑफ ना करें
और गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम देखें ना, अगर कोई बंदा घर से नहीं निकलता और आता नहीं है तो उसके काफी अखराजात भी कम हो जाते हैं। तो एक कोई आपको 17,000 मिनिमम से हटा के कोई और एक पैकेज देना पड़ेगा 10-12 हजार रुपए का, जहां पर इनको आपको सॉफ्ट लोन्स देनी पड़ेंगी और कुछ आपको कंट्रीब्यूशन हमारी ताजिर बरादरी को भी करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, इसमें आउट ऑफ बॉक्स से बढ़ के आपको बियॉन्ड आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, वरना मेरा ख्याल है मैंने आपको पिछले एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी मरतबा मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ सैफान कि ये मेल्ट कर जाएगा आपका मईशत, और मेरा ख्याल है ये सिविल राइट की तरफ ना, सिविल राइट्स की मसला बन जाएगा। अच्छा अंजुम निसार साहब, आपसे पूछूंगा क्योंकि ये इकदामात हैं जो अशफाक तौला साहब कह रहे हैं तकरीबन वही हैं जो आपने भी कहे हैं, और ये हुकूमत से कहा गया जी कि इंटरवीन करे, फौरी तौर पे लिक्विडिटी क्रंच को खत्म करने के लिए फौरी तौर पे इकदाम उठाए जाएं, वो चाहे कैश की प्रिंटिंग करे या फिर वो डिस्काउंट रेट को कम करे। ये आला ऐवान तक आपने पहुंचाए हैं एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये जो 1200 अरब का पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, वो समझते हैं ये बहुत है आपकी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उसमें 100 अरब के रिफंड्स रख दिए हैं या एसएमईज के लिए 100 अरब रख दिए हैं। तो क्या उनको यह बताया गया है कि यह नाकाफी है, और बल्कि उसमें 280 अरब तो व्हीट प्रोक्योरमेंट के और दीगर वो काउंट ही नहीं करने चाहिए, असल इकदाम ये हैं जो करने चाहिए लिक्विडिटी फराम करने के लिए। यह पैगाम वजीर आजम या उनकी टीम या जो भी उनके साथ फैसला कुन किरदार अदा करते हैं वहां तक आपने पहुंचाया है अंजुम निसार साहब? देखिए जी, ऑलरेडी डेली की बुनियाद पर रज़ाक दाऊद साहब से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है और 4-5 मीटिंग इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई फैसले नहीं आए। मीटिंग ज़रूर हो रही हैं लेकिन फैसले नहीं। हम तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं फेडरेशन और दूसरी चैम्बर्स जो हैं, लीडिंग चैम्बर्स जो हैं, वो उनको आगाह कर रही है कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ इंपोर्टर्स के प्रॉब्लम हैं कि वो कहते हैं हमारी गुड्स आई पड़ी हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है टू क्लियर द गुड्स। अब उसका तरीक़ेकार ये बताया गया हमारी तरफ से कि जी एक दफ़ा जिस तरह बॉन्ड के अंदर मटीरियल जाने दें, भले वो इंटरप्रेन्योर 25% पेमेंट कर दे, 30% पेमेंट कर दे, एक दफ़ा जो गुड्स जो पोर्ट पे पड़ी हुई है इसको हटा के बॉन्डों में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि इस पर मज़ीद अखराजात कम से कम हो, और जैसे ही लिक्विडिटी के हालात कुछ बेहतर होंगे वो अपनी थोड़ी थोड़ी गुड्स जो है वो क्लियर कराते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त लिक्विडिटी का एक सख्त प्रॉब्लम है। दूसरे एसएमईज वालों से पूछें तो वो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं हम डेली अर्नर्स हैं, हमारी भी डेली वेजेस वाली सूरत हाल है, हम रोज़ दुकानों पे जाते हैं, रोज़ अपने लिए कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से वो परेशान है। वो कहते हैं हमें कोई सॉफ्ट लोन दें 5 से 10 लाख का, ताकि 2-3 सालों बाद हमसे वो रिकवर किया जाए किस्तों में, ताकि हम भी सर्वाइव कर सकें। इस तरह अगर आप मुख्तलिफ सेक्टर्स की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बैगेज लेकर चल रहे होते हैं, कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं आप गुड्स बेच रहे हैं, क्रेडिट पे बेच रहे हैं, कहीं आपकी जो साथ डेली के अखराजात आपके सामने खड़े हैं, वेजेस हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, मार्कअप जो आपने बैंकों को पे करना है, वो सारे मामलात हैं। तो वो इश्यूज तो बहुत सारे हैं। टू बिगिन विद वो हमने तो एक बड़ी छोटी सी एक बात की थी। अब डैमरेज का मामला था, आज डैमरेज का मामला क्लियर हुआ है आफ्टर यूँ समझ लें कि जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, दूसरे तीसरे दिन ही हमने ये इशू रेज़ किया था। आज उन्होंने 5 दिन जो है जो ओरिजिनल होते हैं डैमरेज और डिटेंशन चार्जेस के जो पोर्ट पे होते हैं, प्लस उसके साथ हमने 15 दिन के लिए कहा था, उन्होंने अभी 10 दिन किए हैं। तो फैसला आज किया। इतने डिले से फैसले करेंगे जब आप, तो उस चीज़ का जो फ़ायदा भी नहीं होगा। एक होता ना किसी चीज़ का फ़ायदा बर वक्त फैसले करने से उसका इमीडिएट उसका फ़ायदा होगा। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि इंपोर्टर्स के अपने प्रॉब्लम है, इन सारों को का कोई हल निकाला जाए आउट ऑफ द बॉक्स। सिर्फ अपनी थ्योरी पे ना जाए, अपने फार्मूले पे ना जाए। इस वक्त एक अनयूजुअल हालात है, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज ये ज़रूरी है कि हम जो है अपने जो मामलात जो हैं वो जो इकॉनमी के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें और फ्रंट फुट पर आके करें, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम भी शायद कन्वे नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये होती है कि डेली बेसिस पे नई नई बातें सामने आ रही होती हैं, हर सेक्टर की अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि सामने आएँ, फेस करें और कोई अच्छा हल निकालें और बोल्डली सामने आकर
तमाम इश्यूज को हैंडल करें। एग्जैक्टली, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जो मिजाज साहब अशफाक तोला साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आप सनत और तिजारत की राय भी सुने और माशी तज़्ज़े-निगार क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। तो ये बुकिश अप्रोच से निकलने की जरूरत है। इस ब्रेक के बाद आएंगे कुछ और अहम सवालात जो सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल यानी बका के लिए जरूरी हैं इस वक्त सनत और तिजारत के, हम उठाएंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवालात हम उठा रहे हैं मईशत के हवाले से और सनत और तिजारत के हवाले से। वो बड़ी कारोबार हो, छोटे सनत छोटे तिजारत हो या दरमियाने तबके के हो, अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि एक तो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट और फिर जो हमारी माशी पॉलिसीज हैं जिसको बार बार इस प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है। अभी आप FPCI के सदर को भी सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, हमें ये बुकिश तरीकों से निकलने की जरूरत है, कन्वेंशनल जो स्ट्रेटजीज हैं उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसको इस बढ़ने से हमें रोकता कौन है, ये सवाल भी उठाना जरूरी है। अशफाक तोला साहब, आपने जिक्र किया था कि हमने कुछ ऐसी शराइत मुआहिफ के साथ कर ली जो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, पहले नहीं हुई थी। लेकिन IMF ने तो हमें मिसाल के तौर पर कोई एमनेस्टी देने से भी रोका था। हमने रियल एस्टेट में अभी दी एमनेस्टी। हमें वाकई में IMF की शराइत रोक रही है डिस्काउंट रेट कम करने से, इंडस्ट्री को लिक्विडिटी फराहम करने से, या ये हमारी अपनी नाअहली यानी हमारी जो हुकूमत है उसकी अपनी नाअहली या ये फैसले बरवक्त करने की सलाहियत नहीं है जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है? तोला साहब देखिए, मैंने आपको पहले भी वजूहात बता दी थी कि सबसे पहले जो शरह सूद का जो एक आपका कैविएट उनसे आपने एग्री किया है कि रियल आपका जो इन्फ्लेशन होगा इससे ऊपर 1.5% ऊपर आप इंटरेस्ट रेट रखेंगे। आपको ये इजाजत नहीं है कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कहीं भी इंटरफेरेंस करें, और आपको ये भी इजाजत नहीं है कि आप किसी भी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट को 1.3% से ऊपर लेके जाएं। और आपने जिस तरीके से इनसे मामला तय किए और जिस किस्म के टैक्स टारगेट 5,503 अरब के जो आपने तय किए, जिसका ना कोई सर था ना पैर था, तो वो तो जाहिर करता है कि आप बाहालत मजबूरी में मेरा ख्याल है सारे काम कर रहे हैं, या ना समझी है या ना अहली है आपकी कि आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि मेरी मईशत कहाँ जाएगी। ये मैं आज ये हालात देख के बात नहीं कर रहा, ये मैं बड़े अरसे से मैं इसका एक प्रोपोनेंट हूँ कि जिस मुल्क की एक पैरेलल इकोनॉमी इतनी बड़ी होती है वहां पर ये जो इक़दाम होते हैं ना कभी मौसर साबित नहीं होते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि लो इंटरेस्ट रेट आपका होगा और फॉरेन एक्सचेंज आपकी रुपी आपको सही मायनों में कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जब जाके मेरा ख्याल है ये इकदाम आपको करने की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे साथ मसला यह है कि हम एक्सपोर्ट के पीछे भाग रहे होते हैं, और बिल्कुल एक्सपोर्ट के पीछे भागना चाहिए, ये हमारी एक अच्छी रेसिपी होगी, मगर एक्सपोर्टर को आपको डायरेक्ट सब्सिडी दे देनी चाहिए ग्रास रूट लेवल पे। हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, पॉलिसी में जो गलत फहमियां या जो फुकदान रह गया वो ये है कि आप उनको देते हो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। नीचे जो डाउन स्ट्रीम में SME जो है या जो अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि एक्सपोर्टर्स नहीं है, वो सब्सिडी से कासिर रहते हैं, और उनका शेयर इन द पाई ना होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरे, आप ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर आपको वजह भी कर देता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि 250 अरब रुपीस का 1% पॉइंट आपका निकलता है अगर आप इंटरेस्ट रेट में इजाफा करते हैं, बिकॉज के मेन कस्टमर इस वक्त बैंक का गवर्नमेंट है। तो अगर आप 5 या 6% बढ़ा देंगे तो 1500 अरब रुपए की आप बात कर रहे हो। 1500 अरब रुपए जब आप बढ़ाते हो तो आपका डिफेंस का बजट ही शायद 1250 अरब है। तो आप किस चीज से किस चीज को कंपेयर कर रहे हो, पहले ये देख लेना चाहिए। आपकी मईशत इस बात की मुतामिल नहीं है कि आप हायर इंटरेस्ट रेट पे काम करो। मेरे अपने पॉलिसी नोट में भी मैंने हमेशा लिखा है कि जी आपकी मईशत 7-8% से ऊपर इंटरेस्ट रेट की नहीं है, और 140 रुपए डॉलर से ऊपर की आपकी मईशत में ठहराव नहीं आएगा। हाँ, आपने अगर इंपोर्ट में जैसे एक तनकीद होती है माजी की हुकूमतों पे
कि उन्होंने इंपोर्ट बिल्कुल खोल दी थी और इंपोर्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आप कंट्रोल करें, एक्सचेंज रेगुलेशन ले आइए। आपके पास टैक्स मेजर्स नहीं है, टैक्स रिफॉर्म्स कीजिए। आपके पास टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट तैयार है, हर चीज मौजूद है। मगर मेरा ख्याल है, जैसे अंजुम साहब ने भी थोड़ी देर पहले एक बात की कि हर मामले में फैसले नहीं होते और चीजों को स्लो डाउन कर दिया जाता है। तो वो जो अटेंशन स्पैन इस वक्त जो गवर्नमेंट का है ना, वो मुझे लगता है ही नहीं। और जो फोकस करना चाहिए आपको, आप जब एक ही जुमले में दो बात कहेंगे कि अप्रैल के एंड तक हालात बहुत खराब हो गए कोरोना की वजह से, मगर हम लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सके, तो आप ये जब कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं कि एक चीज खराब होने वाली है और आप कह रहे हैं जी इसको मैं कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उसका मतलब है एक तरफ आप मुझे कह रहे हैं जी घबराना शुरू कर दो, दूसरी तरफ कहते मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको एक चीज की तरफ सोच अपनी एक तरफ रखनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूं जो सक्सेसफुल मॉडल है, ये बिल्कुल वजह है हमारी गवर्नमेंट का कहना कि जी हमारे हालात चाइना वाले नहीं है, मगर आपके हालात नहीं है, आप उन हालात को क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखें जितने डिसऑर्गेनाइज वे में ये चैरिटीज या ये कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं या जो सोशल सर्विसिंग हो रही है, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। एक ही इंस्टीट्यूशन एक जगह दे रही है, राशनिंग कर रही है, वही दूसरी को एक इंस्टीट्यूशन वहीं पे पहुंच के वो भी वहीं पे राशन दे रहे हैं। सही। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई अटेंड नहीं करता। एक मीटिंग में मैंने भी ये कहा था कि आप अपना ये एक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर दें और इसकी एक नेटवर्क बना दें ताकि आधे से ज्यादा मसले आपके वहीं पे खत्म हो जाए। अच्छा, ये सवाल अंजुम साहब आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि अब जो आपने भी निशानदेही की, जो तोला साहब बता रहे हैं कि बर वक्त फैसले नहीं हुए, एक अटेंशन स्पैन नहीं है जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये बर वक्त फैसले ना होने का जो खमियाजा, जो नुकसान है, वो कितना शदीद और कितना बड़ा है, ये लास्टली बताएं कंक्लूड करते हुए। और वो जो इकदाम है, अगर अब नहीं तो कब और कितने नागुज़ीर हैं? अंजुम निसार साहब। एक्चुअली होता यही है कि जब आप इमीडिएटली फैसले नहीं करते तो किसी इशू को भी अगर एक हफ्ते से आप ज़्यादा डिले करेंगे इन हालात में, स्पेशली क्योंकि ये नॉर्मल हालात नहीं है, तो उसका डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा, उसमें क्योस आएगी, उसमें घबराहट होगी, उसमें फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ेगी, मुख्तलिफ लेवल्स पे बढ़ेगी। तो एक तो ये है कि इमीडिएटली चीज़ें एड्रेस हों, दिस वे और दैट वे, पता लगे कि ये चीज़ों में क्लैरिटी हो। डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना डिले करेंगे उतना अपने आप को कंफ्यूज करेंगे, सबको कंफ्यूज कर नहीं कर सकते। कह दें ये हमारे बस में नहीं है, इतना हमारे बस में है, लेकिन डिसाइड करें, फैसले करें, फैसले होने ज़रूरी हैं। अब एक अच्छी बात है, आज से कोई अब कहा जा रहा है, चैनल्स पे आ रहा है, क्योंकि सारे लॉकडाउन सिचुएशन में घरों में ही बैठे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो 12,000 रुपये हैं 1 करोड़ बंदों को जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है अगर पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राशन पहुंचाने से ज़्यादा बेहतर यही तरीक़ेकार है कि लोगों को अकाउंट्स में पहुंच जाएं, या लोगों को कहा जाए, मजबूर किया जाए कि तुम्हारे ये इतने पैसे बनते हैं और तुम जाके अकाउंट खुलाओ और बैंक से लो। आई थिंक ये एक अच्छा तरीक़ेकार है, एक शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार है। इस चीज़ को तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा उजलत में कोई काम करे तो उसमें भी ये होता है कि जनाब उसमें भी बहुत सारी खामियां रह जाती हैं, फिर बाद में चीज़ें स्कैंडलाइज होती हैं। गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल जो मेरा जो कहना था इब्तिदा में कि मिनिस्टर साहिबान को कम से कम जो है वो इश्यूज़ को डील करने के लिए सामने आना चाहिए। वो जो वहाँ जो खामोशी है ना, उससे मुझे भी मतलब 500 मुझे भी बहुत सारी कॉलें आती हैं, ईमेल्स आती हैं डेली बेसिस पे, मुझे भी दोस्तों को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि